ब्रिटिश संसद की संप्रभुता की विवेचना कीजिए। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे कैसे, उसके बारे में जानते हैं। ये प्रश्न है, प्रश्न क्या है एक बार फिर सुन लीजिएगा। प्रश्न है, ब्रिटिश संसद की संप्रभुता की विवेचना कीजिए। हाँ, जैसा कि हमने अभी बताया था पहले कि ब्रिटेन की संसद की संप्रभुता की विवेचना कीजिए, प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिखेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे हम तुलनात्मक राजनीति पढ़ रहे हैं, तो इसको हम भारत और ब्रिटेन की संसद से कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, 3 हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे ही ब्रिटेन में जो हमारे यहाँ जो लोकसभा है वहाँ पे कॉमन सभा है, जो हमारे यहाँ राज्यसभा है वहाँ पे लॉर्ड सभा है। तो संसद की संप्रभुता का तात्पर्य यह है कि कॉमन सभा की संप्रभुता से है कुल मिलाकर के। तो कॉमन सभा का मतलब क्या है कि जैसे वहाँ पे हमारे यहाँ लोकसभा है वहाँ पे कॉमन सभा है, वहाँ पे जो जनता के द्वारा चुन के जाते हैं लोग वो कॉमन सभा में बैठते हैं, जैसे अपने यहाँ लोकसभा में जाते हैं। तो कॉमन सभा की संप्रभुता से लगाया जाता है ब्रिटेन की संसद की संप्रभुता को। तो वहाँ में इंग्लैंड के एक प्रमुख विचारक हैं डायसी। डायसी ने संसद की संप्रभुता पर विशेष बल देते हुए कहा है कि ब्रिटिश संसद वैधानिक दृष्टि से इतनी शक्तिशाली है। वैधानिक का मतलब कानूनी दृष्टि से, यानी कानून बनाने की दृष्टि से इतनी शक्तिशाली है कि वह एक शिशु को प्रौढ़ करार दे सकती है, वह मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति को राजद्रोही सिद्ध कर सकती है, वह गैर कानूनी संतान को कानूनी करार दे सकती है, और यदि वह उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश बना सकती है। तो डायसी के कहने का अर्थ यह है कि ब्रिटेन की संसद पे निरंकुश, जो ब्रिटेन की संसद है वो निरंकुश है, उस पर अंकुश लगाने के बहुत कम प्रावधान है। तो आइए डायसी के इन विचारों को हम देखते हैं कहाँ तक ये बातें सत्य है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था, संसद की प्रभुता का अर्थ है कॉमन सभा की प्रभुता। तो यह एक उल्लेखनीय बात है कि जब हम ब्रिटिश संसद की संप्रभुता की बात करते हैं तो हम व्यवहार में किसकी बात करेंगे? कॉमन सभा की। जैसे अपने आम संसद की बात करते हैं तो मुख्य रूप से लोकसभा की बात करते हैं। तो इसमें जो बातें आती है तो एक घटना का उल्लेख हम लोग करेंगे। सन 1911 और 1949 के संसदीय अधिनियम, यानी वहाँ पे जो अधिनियम बनाया गया था संसद का के लिए कानून बनाया गया था। तो ये कानून बनाने के बाद लॉर्ड सभा, जो वहाँ के लिए हमारे यहाँ राज्यसभा है वहाँ के लिए लॉर्ड सभा, तो वह अपने प्राचीन रूप की केवल एक छाया मात्र रह गई थी। कहने का मतलब यह है कि उसके अधिकार बहुत कम रह गए थे। सारी शक्तियाँ कॉमन सभा अर्थात हमारे यहाँ जैसे लोकसभा है वहाँ पे कॉमन सभा में चली गई थी। तो अब देखते हैं, इसी को कहते हैं कि संसद सर्वोच्च, वहाँ के कॉमन सभा सहित जो संसद है वो सर्वोच्च है, जैसा कि डायसी ने कहा था, पहले ही हम लोगों ने चर्चा किया है। तो संसदीय प्रभुसत्ता पर कौन कौन सी सीमाएं हैं, क्या उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो उसको हम देखते हैं। तो जिस संप्रभुता की बात हम लोग चर्चा कर रहे थे वो तो डायसी के शब्दों में, तो डायसी ने केवल कानूनी दृष्टिकोण से बातें कही हैं। उसी ने ही एक जगह पे कहा है कि संसद की प्रभुता असंदिग्ध कानूनी तथ्य है, यानी उस पर कोई स्पष्ट कुछ कहा नहीं जा सकता है कि वह कहाँ तक संप्रभु है। यह एक सत्य है कि वैधानिक दृष्टि से संसद की शक्तियों पर कोई सीमा नहीं है, परंतु व्यवहार में तो देखें हम तो कहने का अर्थ है क्या कि वास्तव में कोई भी कानून बना सकती है, क्या उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है? तो ऐसी बात नहीं है। व्यवहार में कुछ सीमाएं उस पर लगाई जाती हैं, जैसे है नैतिक नियंत्रण, मोरल लिमिटेशन। संसद यद्यपि पूर्ण शक्तिशाली है परंतु उस पर कुछ प्रतिबंध है जिनका वह स्वेच्छा से पालन करती है, अर्थात संसद भी कुछ लिमिटेशन में आकर के, दायरे में रह करके कोई कार्य करती है, जैसे मोरल नैतिक बातें आती है। तो संसद कोई भी कार्य ऐसा नहीं करेगी जो कि अनैतिक हो, अर्थात संविधान की भावना के प्रतिकूल हो। हालांकि वहाँ का संविधान विकसित है।
लेजली स्टीफेन एक विचारक हैं, उन्होंने कहा था कि यदि संसद यह पारित कर दे कि सब नीली आंखों वाले बच्चे मरवा दिए जाएं, तो उन समस्त बच्चों की रक्षा गैर कानूनी हो जाएगी। परंतु संसद निश्चय ही पागलों की समूह होगी जो ऐसा कानून पारित करे, और ऐसा कानून पालन करने वाली जनता भी मूर्ख समझी जाएगी। अतः संसद पर नैतिकता का प्रतिबंध रहता है। तो आप लोग समझे होंगे, पहला पॉइंट जो है नैतिक नियंत्रण है संसद पे, पहले पॉइंट के अंतर्गत। तो जैसे लेजली स्टीफेन के विचार को हम लोग अभी पढ़े ना, तो कहने का मतलब यह है कि यदि वो कह दे कि जितने भी नीली आंख वाले हैं इंग्लैंड में वो सब मरवा दिए जाए, तो क्या कोई मानेगा? नहीं मानेगा। जनता भी यदि मानती है तो उसने कहा मूर्ख है। तो ऐसा वो कानून नहीं बना सकती है जिससे कि बहुत ज़्यादा नुकसान किसी को हो। तो एक तरह से नैतिक नियंत्रण है। दूसरी जो बातें आती है कि पीपुल्स अपोजिशंस, कहने का मतलब जनता भी विरोध करती है, इस कारण से वो बंधी हुई है। ब्रिटेन में जनता का विरोध संसद पर महत्वपूर्ण प्रतिबंध है। जैसे कि ब्रिटेन में सबल जनमत राजनीतिक अंकुश के रूप में कार्य करता है। यह ब्रिटेन में ही नहीं, भारत में भी कार्य करता है। कहने का अर्थ यह है कि जब जनमत यानी जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हमारे लिए कानून बनाते हैं, तो वो कोई भी कानून बनाएंगे तो एक बार ध्यान में रखेंगे इस बात को कि जो भी हम नियम बना रहे हैं कहीं जनता के प्रतिकूल न हो, उस पर किसी प्रकार के उनकी स्वतंत्रता पर बहुत अधिक अंकुश न लगाती हो। जैसे इस देखिए बीच में कुछ कानून आए, उसको भी लेकर के बातें चल रही हैं कि नहीं है। भारत में भी जैसे ये कृषि कानून को के लेकर बातें चलें, उसके पक्ष और विपक्ष पे लोग चर्चाएं कर रहे हैं। क्या सीमाएं सरकार उस पर जो विचार कर रही है, क्या कमियां उसमें संशोधन करेंगे, और लोग अड़े हुए हैं। तो वो एक पहलू होता है। तो संसद ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती जो जनमत के विरुद्ध हो। अर्थात वहाँ जो ब्रिटिश संसद है और व्यवहार में कॉमन सभा जो हमने पहले बताया था, वो ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकती है कि जो कि जनता की नीतियों के विरुद्ध हो। अर्थात वो जो भी कानून बनाएगी वह विशेष रूप से ध्यान देगी, क्योंकि वो जानती है कि जो सदस्य हैं इसमें संसद में चुन के आते हैं वो जनता के द्वारा ही निर्वाचित होते हैं, और आने वाले समय में यदि ऐसा हम करेंगे तो जनता उसको क्या करेगी, आने वाले चुनाव में उनके विरुद्ध जनमत जाएगा। अतः वो कोई भी कार्य करते समय ध्यान देते हैं कि जनता का विरोध बहुत अधिक व्यापक में न रहे। तो तीसरा जो पॉइंट है रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। कानून का शासन क्या है कि ऐसा कोई भी कानून न बनाया जाए जहां पर कि अराजकता हो जाए, जिसकी वजह से। तो संसद की प्रभुता का अर्थ क्या है कि कानून बनाने से ही है। कोई भी कानून वो बना सकती है जिससे कि उस पर किसी प्रकार प्रतिबंध न लगे। लेकिन ऐसी बात नहीं है। संसद की प्रभुता और विधि का शासन दोनों बातें एक दूसरे से संबंधित हैं। कहने का मतलब यह है कि संसद कानून बनाने के लिए सर्वोच्च है, अच्छी बात है, लेकिन वो कोई भी कानून बनाएगी तो विधि का शासन है, रूल ऑफ लॉ को देखते हुए कि उसके द्वारा बनाया गया कानून जो है कि निरंकुश तो नहीं हो रहा है, जनता की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध तो नहीं लगा रहा है। इस आधार पे वो ब्रिटेन में ये कानून बनाते समय यह ध्यान दिया जाता है कि विधि के शासन का ध्यान रखा जाए। अर्थात ब्रिटेन में कानून सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च नहीं है। कोई भी अधिकारी कानून का गलत उपयोग नहीं कर सकता। इस कारण संसद ऐसा कानून नहीं बना सकती जिससे ब्रिटेन में कानून का शासन नष्ट हो जाए। तो आगे है, क्योंकि 500 शब्दों में लिखना होता है तो बहुत ज़्यादा ब्राड नहीं करेंगे। अब तक हम लोगों ने क्या चर्चा किया, नैतिक नियंत्रण, जनता का विरोध, कानून का शासन। अब आगे आते हैं कैबिनेट की स्थिति, पोजीशन ऑफ कैबिनेट। तो देखा जाए तो यद्यपि मंत्रिमंडल संसद की ही संतान है। यह बातें कहाँ तक अच्छी लगती है आप लोगों को, आप लोग समझ नहीं पाएंगे कि इसका अर्थ क्या है कि मंत्रिमंडल जो संसद की ही संतान है। कहने का मतलब यह है कि जो मंत्रिमंडल में जो सदस्य होते हैं वे संसद से ही बन के आते हैं, संसद के ही सदस्य माने जाते हैं। जैसे अपने यहाँ मंत्रिमंडल में किसी को परिवहन मंत्रालय मिला है, किसी को कृषि मंत्रालय मिला है, किसी को गृह मंत्रालय मिला है, किसी को रक्षा मंत्रालय मिला है। तो उसमें जो भी राज्य मंत्रियों की कितने कोटि होती है, शायद हम लोग नहीं पढ़ पाए थे फर्स्ट ईयर में। यह 3 कोटियाँ होती हैं, कैबिनेट, मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो इन सबको मिला करके देखा जाए
तो जो मंत्रिमंडल में होते हैं कैबिनेट मंत्री और स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री जो रखे जाते हैं मुख्य रूप से। तो ये जो भी कानून, उनकी जो स्थितियां हैं ये संसद से ही चुन के आते हैं। तो वह संपूर्ण संसद पर नियंत्रण भी करते हैं। वास्तव में संसद की संपूर्ण विधि निर्माण की जो शक्तियां होती है मंत्रिमंडल की ही शक्तियां होती हैं। मंत्रिमंडल के द्वारा उसके समर्थन पर ही संसद में कोई भी विधेयक पारित हो सकता है। मंत्रिमंडल चाहे तो संसद को भंग करा सकती है। अतः संसद की शक्तियों पर मंत्रिमंडल क्या लगा सकता है, अंकुश लगा सकता है। तो किस प्रकार जो है कि हम एक ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश संसद है वो पूर्ण रूप में जो एक संप्रभु नहीं है, हाँ, लेकिन है वास्तविकता में। यदि देखा जाए तो उसको शक्तियां प्राप्त है, लेकिन कोई भी कार्य करने से पहले वो लोग उन पर कई प्रकार के अंकुश भी लगाए गए हैं। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे, एक विचारक हैं हर्बर्ट मॉरिसन। उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड के ही विचारक हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे देश में मंत्रिमंडल और संसद में एक नाजुक शक्ति संतुलन कार्य करता है। कहने का मतलब यह है कि संसद कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती या कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर सकती जो मंत्रिमंडल के विरुद्ध हो, यानी जो जितने भी मंत्री हैं उनकी राय वो रखती है। ठीक है, तो आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों ने भी संसद की शक्ति को कम कर दिया है। संसद के क्षेत्राधिकार पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी प्रतिबंध है। व्यवहार में संसद को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर करना पड़ता है। वेस्ट एंड गोल्ड माइनिंग कंपनी बनाम सम्राट नामक विवाद में, वहाँ पर एक विवाद उत्पन्न हुआ था। वो विवाद का क्या नाम था? वेस्ट एंड गोल्ड माइनिंग कंपनी बनाम वर्सेस, दो पक्ष होते हैं ना किसी भी विवाद में, बनाम सम्राट, राजा एक तरफ यानी संसद एक तरफ, और वेस्ट एंड गोल्ड माइनिंग कंपनी। इस विवाद में यह कहा गया था कि जो कुछ सभ्य राष्ट्रों ने निर्णय किया है वह हमारे देश को मानना चाहिए। अर्थात जो अंतर्राष्ट्रीय देश इस बात को माने हैं उसमें मानना चाहिए संसद को भी। अतः संसद अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के विरुद्ध किसी भी कानून का निर्माण नहीं कर सकती है। तो आगे जो पॉइंट है अगला, वो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। संसद का गठन कैसे होता है? संसद की प्रभुता उसके स्वयं के गठन से सीमित हो जाती है। यानी देखा जाए तो वहाँ की जो प्रभुता है, यानी संसद को कानून बनाने की शक्ति ही तो प्रभुता की बात की गई है, और उसमें भी बात कही गई है कि जो कॉमन सभा की शक्तियाँ हैं वो उससे लिया गया है। व्यवहार में वही संसद है। तो संसद की प्रभुता उसके स्वयं के संगठन से सीमित हो गई है। संसद का निर्माण कितने अंगों से होता है? अभी हमने बताया पहले कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये अपने यहाँ की बात है भारत में। उसी तरह इंग्लैंड में राजा, जो जिसमें कि शक्तियाँ क्या होती हैं? औपचारिक मात्र रहती हैं। लॉर्ड सभा अर्थात वह एक शक्तिहीन संस्था है। वो केवल उसमें जो अभी हमने बताया ना, पहले चर्चा किया 1911-1949 के अधिनियम के द्वारा जो लॉर्ड सभा अपने प्राचीन स्वरूप की केवल एक छाया मात्र ही रह गई है। यानी सारी शक्तियाँ किसमें अधिकतम है? वो कॉमन सभा अर्थात मंत्रिमंडल में। लोकसभा जैसे अपने यहाँ, वहाँ पे कॉमन सभा में वहीं से प्रधानमंत्री चुन के आते हैं, वहीं से मंत्रिमंडल बनता है। तो व्यवहार में वही संसद है। तो कॉमन सभा ही संसद के वास्तविक रूप में बची है जो उसकी शक्तियों का प्रयोग करती है। तो इस प्रकार संसद का जो संगठित रूप है पूर्ण रूप से शक्तिशाली नहीं रह गया है। अर्थात जब संसद की जो प्रभुता है वो कम हो गई है, अर्थात वो कोई भी कानून ऐसा नहीं बना सकती जो जन भावना के बहुत अधिक प्रतिकूल हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संसद की प्रभुता केवल वैधानिक या मुहावरे के रूप में संप्रभु है, राजनीतिक सत्य नहीं है ये बातें। तो क्या इससे अर्थ निकला? बातें यह है कि जो डायसी ने अभी कहा था पहले कि ब्रिटिश संसद वैधानिक दृष्टि से इतनी शक्तिशाली है कि वह एक शिशु को प्रौढ़ करार दे सकती है, वह मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति को राजद्रोही सिद्ध कर सकती है, वह गैर कानूनी संतान को कानूनी करार दे सकती है, और वह यदि उचित समझे तो किसी व्यक्ति को अपने ही मामले में न्यायाधीश बना सकती है। तो ये बातें पूर्णतया सत्य नहीं है। भले उसको कानून बनाने की शक्तियाँ प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में उस पर भी नियंत्रण है। जैसे हमने अभी चर्चा किया था कि नैतिक नियंत्रण, जनता का विरोध, कानून का शासन, कैबिनेट की स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संसद का संगठन, ये सब जो है बातें हैं। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। फिर कभी चर्चा करेंगे तो बताएंगे।